हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। कल के वीडियो में हमने सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था। इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि क्या बात भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को बनाए रखने में अद्वितीय बनाती है? चर्चा करें। यह प्रश्न 2019 में आया था और इस प्रश्न में कहा गया है कि जो भारतीय समाज है उसकी कौन सी विशेषताएं हैं जो उसको उसकी संस्कृति को हजारों सालों से निरंतर बनाए रखने में हेल्प कर रही है। भारतीय समाज की किन बातों से जो भारतीय संस्कृति है वो आज भी जिंदा है उसको हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि इसमें हमें भारतीय समाज की उन विशेषताओं को दिखाना है जो भारतीय संस्कृति का संरक्षण करती है या भारतीय संस्कृति को निरंतरता प्रदान करती है। तो सीधा सा हमें इसमें यही बताना है कि जो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता हो गई, जैसे सहिष्णुता की विशेषता होगी, जिससे जो सहिष्णुता की भावना थी उससे भारतीय समाज ने जो भी बाहरी आक्रमणकारी आए या फिर जो भी बाहरी संस्कृति आए उनको भारतीय संस्कृति ने आत्मसात किया, उनकी अच्छाइयों को स्वीकार किया और अपने में मिला लिया, जिससे जो भारतीय संस्कृति है वो उनके समक्ष दबी नहीं बल्कि उनको स्वीकार करके अपने को इवॉल्व किया, जिसमें वो अपने में निरंतरता बनाए रखी। जैसे कि आपने बचपन में एक एग्जाम्पल सुना ही होगा कि जो दो पेड़ होते हैं, एक पेड़ होता है जो हवा में झुकता नहीं है, लेकिन दूसरा जो पेड़ होता है वह हवा के अनुसार अपने को मोड़ देता है। तो जो पेड़ मोड़ लेता है वो आंधी में भी खड़ा रहता है। जैसे जो भारतीय संस्कृति थी वो बाहरी आक्रमणकारी आए तो उसने उनके अनुसार उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए अपने को मोल्ड कर दिया। और जो संस्कृतियां थी जैसे जो मिस्र की सोसाइटी हो गई या फिर जो ग्रीस की सोसाइटी हो गई, उन्होंने अपने आप को मोल्ड नहीं किया, तभी वो आज हमारे सामने देखने को नहीं मिलती है। जबकि भारतीय संस्कृति ने अपनी सहिष्णुता की भावना से दूसरे मूल्यों को आत्मसात करती गई और आज भी हमारे सामने सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में खड़ी है। तो इस प्रकार की अन्य कौन सी विशेषताएं हैं जिसने भारतीय संस्कृति को निरंतरता प्रदान की, उसे हमें यहाँ पर बताना है। तो अब हम अपना इंट्रो कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं उसे बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में क्या है, विभिन्न भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो भारतीय संस्कृति को विविधता का रूप प्रदान करती हैं। मेन बॉडी में हम सीधा अपने डिमांड के ऊपर आएंगे कि जो भारतीय समाज की जो विशेषताएं थी उसको बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि निम्न भारतीय समाज की विशेषताओं ने जो भारतीय संस्कृति है उसको जिंदा रखने में या उसको निरंतरता प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि सहिष्णुता की भावना। जो सहिष्णुता की भावना है उसने दूसरे जो अन्य संस्कृति थी उनके मूल्यों को ग्रहण करके भारतीय संस्कृति को इवॉल्व करने में अपना योगदान दिया। दूसरा पॉइंट है इतिहास के माध्यम से सांस्कृतिक निरंतरता। अब किस प्रकार से, जैसे भारत के अंदर वैदिक पीरियड से क्या है, सांस्कृतिक संरक्षण की रीति चली आ रही है विभिन्न प्रकार से। जैसे पहले श्रुति परंपरा के माध्यम से भारतीय संस्कृति को निरंतरता प्रदान की गई। उसके बाद जो राजा महाराजा आगे उन्होंने विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया, अपने विभिन्न प्रकार के जो त्योहार है उनको संरक्षण प्रदान किया, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को संरक्षण प्रदान किया, विभिन्न प्रकार के जो साहित्यकार थे उनको संरक्षण प्रदान किया। तो उनके माध्यम से क्या हुआ, जो अपनी संस्कृति है उसको संरक्षण प्रदान किया गया और उस संरक्षण ने भारतीय संस्कृति को आज भी जिंदा रखा है। जैसे यहाँ पर लिखा है, कलात्मक और साहित्यिक विरासत के माध्यम से लोगों का संस्कृति के प्रति जुड़ाव निरंतर रहा। जैसे चित्रकला के माध्यम से संस्कृति भीमबेटका से लेके वर्तमान तक निरंतर अपना प्रकटीकरण कर रही है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय संस्कृति में क्या है, त्योहार, उत्सव और मेले की परंपरा रही है। तो इस परंपरा ने भारतीय संस्कृति की बार बार पुनरावृत्ति की। जैसे प्रत्येक साल दीपावली मनाई जाती है, प्रत्येक साल होली मनाई जाती है और अन्य भी ऐसे त्योहार प्रत्येक साल मनाए जाते हैं। तो प्रत्येक साल उनका रिपीटेशन होता है, तो प्रत्येक साल लोगों को लगता है कि हाँ हमारी संस्कृति है। तो लोगों के अंदर क्या है, इसकी भावना निरंतर बनी रही। तो समाज की इस प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति को आज भी बनाए रखा है। फिफ्थ पॉइंट हो गया कि भारतीय समाज का जो परिवारगत ढांचा है, जिसके अंदर संयुक्त परिवार की परंपरा भारतीय समाज के अंदर रही है। तो संयुक्त परिवार में क्या है, जो घर के बुजुर्ग होते थे, दादा दादी, नाना नानी, वे अपने जो बच्चे थे उनको भारतीय संस्कृति की कहानियां सुनाते, उनको भारतीय संस्कृति के जो रीति रिवाज और परंपरा थे उनसे अवगत करवाते, जिसके माध्यम से जो ये परंपरा है भारतीय संस्कृति की वो जिंदा रह सकी है। यानी कि जो परिवार का ढांचा है उसके माध्यम से संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर प्रवाह जारी रहा। और फिफ्थ पॉइंट है कि शिक्षा, सांस्कृतिक संस्थान, साहित्य और सिनेमा के माध्यम से भी जो हमारी संस्कृति है उसको जिंदा रखा गया। जैसे अतीत में जो कालिदास के नाटक हो गए या फिर जो जायसी जैसे जो मध्यकालीन राइटर हो गए या फिर वर्तमान में कांतारा जैसे जो डायरेक्टर हो गए, वो क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और
जो भारतीय संविधान है उसके अंदर संस्कृति के संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों में सांस्कृतिक संरक्षण की बात की गई है, जिसके माध्यम से भी जो भारतीय समाज है वो अपनी संस्कृति का संरक्षण कर रहा है। तो संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भारतीय समाज है उसको उनके नैतिक कर्तव्यों के बारे में अवगत करवाया गया, जिससे जो भारतीय समाज के लोग हैं वह अपनी संस्कृति का परिरक्षण कर रहे हैं। और अन्य सरकारी प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण किया गया है। जैसे वर्तमान में उज्जैन के अंदर महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसमें महाकाल कॉरिडोर के अंदर भारतीय संस्कृति है उसके बारे में लोगों को अवगत करवाया जाता है, जिससे भी जो भारतीय संस्कृति है वह जिंदा रह सकी है। और यहाँ पर क्या है, भाषा और क्षेत्रीय पहचान है वह क्या कर रही है, लोगों को अपने क्षेत्र विशेष से या संस्कृति से जुड़ाव महसूस करवाने में अपना योगदान निभा रही है। इस भाषा और संस्कृति के माध्यम से लोग अपनी परंपरा से आज भी जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से भी जो संस्कृति है वह आज भी जारी है। तो इस प्रकार हम जो भारतीय समाज के अलग अलग जो विशेषताएं हैं उसको अपने पॉइंट्स में बता सकते हैं। तो यह 10 नंबर का प्रश्न था और इसकी मेन डिमांड यही थी, जिसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि भारतीय समाज की निम्न विशेषताओं के कारण जो भारतीय संस्कृति है वह न केवल देश तक सीमित है बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रही है। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्या हमारे पूरे देश में छोटे भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ विस्तृत करें। यह प्रश्न 2019 में आया था और यह प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भारत देश है पूरा, उस भारत देश के अंदर ऐसे छोटे छोटे सांस्कृतिक क्षेत्र भी हैं जहां पर क्या हो, पूरे भारत की सांस्कृतिक विविधता का चित्रण हो, यहाँ अर्थात वहां पर पूरे भारत की संस्कृति हमारे को एक साथ मिल जाए। तो ऐसे क्षेत्र भारत में है या नहीं है उसको हमें यहाँ बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये पूरा एक देश है, उसके अंदर ये एक छोटा सा क्षेत्र है। इस छोटे क्षेत्र के अंदर क्या पूरे देश की विविधता समाहित है या नहीं है? अगर वो है तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर ऐसे छोटे देश मिल जाएंगे, यानी कि पूरे देश की विविधता मिल जाएगी जहां पर पूरे देश की संस्कृति का वो प्रतिनिधित्व करेगा। उसे हमें यहाँ पर बताना है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि भारत के अंदर इस प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्र है या नहीं है। तो हमें पता है कि भारत के अंदर क्या है, बहुत ही अधिक विविधता है, भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर, कला और संस्कृति के आधार पर, खान पान के आधार पर, पहनावे के आधार पर, त्योहार के आधार पर। तो इस प्रकार की जो विविधता है वो विविधता कहीं एक क्षेत्र पर दिखाई देती है तो वो क्या बन जाएगा, एक छोटा सा क्षेत्र है वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र है उनका हमें एग्जाम्पल देना है कि कहाँ कहाँ इस प्रकार के क्षेत्र हमें देखने को मिल जाते हैं। संक्षेप में प्रश्न इतना ही है कि जो भारत देश है उसके अंदर छोटे छोटे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं जहां पूरे भारत की सांस्कृतिक विविधता का वह प्रतिनिधित्व करता हो। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल के साथ हमारे को यहाँ पर उसको प्रूव करना है। और यदि नहीं है तो हम बताएंगे कि नहीं है इस प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्र, या फिर ऐसे क्षेत्र वो किसी एक क्षेत्र विशेषता के सीमित है, पूरे भारत के अंदर नहीं देखने को मिलते। इसके साथ हम अपने प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आंसर पर। इंट्रो में हम सीधी सी जानकारी दे सकते हैं कि भारत के अंदर क्या है, बहुत ही अधिक सांस्कृतिक विविधता है, जिसके कारण क्या है, भारत में कई ऐसे क्षेत्रों का निर्माण होता है जो छोटे भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। मेन बॉडी में सबसे पहले हम बताएंगे जो प्रश्न में पूछा गया था कि छोटे भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि छोटे भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र से तात्पर्य है कि पूरे देश के अंदर ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहां पर पूरे देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करता हो, उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद बताएंगे कि ऐसे जो छोटे क्षेत्र बन रहे हैं सांस्कृतिक क्षेत्र, उनके बनने का कारण क्या है, उसको थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं। जैसे जो कारण हो गए प्रवास के कारण, जैसे शिक्षा के लिए या फिर रोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लोग किसी एक क्षेत्र पर एकत्रित होते हैं, वहां पर क्या आ जाती है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति आ जाती है। तो उस एक छोटे से क्षेत्र में क्या दिखने लग जाती है, पूरे भारत की सांस्कृतिक विविधता दिखने लग जाती है और वह छोटे भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि दिल्ली शहर हो गया या फिर जो मुंबई शहर हो गया, वहां पर क्या है, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं। जैसे वहां पर गुजराती भी है, मराठी भी है, तमिल भी है, राजस्थानी भी है, बिहारी भी है और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग आ गए। तो और साथ ही मुंबई के अंदर विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे गणेश उत्सव हो गया, नवरात्रि हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, ओणम हो गया, लोहड़ी हो गया। तो इस प्रकार के विभिन्न त्योहार भी वहां मनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के लोग भी देखे जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो गोकुलधाम सोसाइटी है वो क्या है, पूरे भारत का सांस्कृतिक क्षेत्र है, तो वो क्या मिनी भारत के रूप में जाना जा सकता है। जैसे गोकुलधाम सोसाइटी है वैसे क्षेत्र पूरे भारत में देखे जाते हैं या नहीं देखे जाते, मेन बात यही है। तो अब गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर लोग क्यों आए हैं, वहां पर एक अपने रोजगार के लिए आए हैं।
सभी लोग वहां पर अपना रोजगार चला रहे हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे शिक्षा के लिए विभिन्न लोग आ सकते हैं, जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप यदि कैंपस में जाएंगे तो आपको वहां पर नॉर्थ इंडियन लोग भी मिलेंगे, साउथ इंडियन भी मिलेंगे, कश्मीर के भी मिलेंगे और सेंट्रल इंडिया के भी मिलेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, एक छोटा भारत के रूप में जाना जाएगा। और पर्यटन के कारण भी छोटे भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र देखे जाते हैं, जैसे जो बनारस हो गया, वहां पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग आते हैं, तो वह भी छोटे भारत के सांस्कृतिक रूप में देखा जा सकता है। और तीसरा कारण क्या है, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए। अब सांस्कृतिक संरक्षण के लिए किस प्रकार से, जैसे कि किसी शहर में विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं, तो वे अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए शहर के किसी एक क्षेत्र में संकेंद्रित हो जाते हैं। तो शहर के अंदर विभिन्न वर्गों की अलग अलग सोसाइटियां बन जाएगी। अगर उन सोसाइटियों को जोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे, पूरे भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी और छोटे भारत के रूप में कहलाएगी। तो ये तो हमने यहाँ पर जो कारण थे वो डिस्कस कर लिए। अब हमें जो एग्जाम्पल देने हैं कि कौन कौन से छोटे भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। सबसे पहला तो एग्जाम्पल हो गया राजधानी और बड़े शहर, जैसे हमने मुंबई वाला एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया था। दूसरा एग्जाम्पल विश्वविद्यालय वाला हो गया, जैसे अभी हमने दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल देखा था। और पर्यटन स्थल हो गए, जो अभी हमने डिस्कस किया था, बनारस जैसे जो पर्यटन स्थल हो गए, या फिर जो रामेश्वरम जैसे पर्यटन स्थल हैं, जहां पर साउथ इंडियन भी मिल जाएंगे और जो नॉर्थ के लोग हैं वो भी मिल जाएंगे। तो वह क्या एक छोटे भारत के सांस्कृतिक रूप में देखा जाएगा। और जो कार्यस्थल हो गए, कार्यस्थल या फिर जो एमएनसी हो गए, अब जो एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उनमें काम करने वाले लोग विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। जैसे कि वहां पर कोई बंदा तमिलनाडु का काम कर रहा है, कोई राजस्थान का काम कर रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा काम कर रहा है, तो वो क्या है, एक छोटे भारत के क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। जैसे जो बेंगलोर हो गया। पांचवा पॉइंट है कि जो मेले और त्योहार वगैरह हो गए, वह भी विभिन्न भारतीय संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करेंगे और छोटे भारत के रूप में जाने जाएंगे। जैसे जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो दिल्ली के अंदर परेड होती है, उसमें विभिन्न संस्कृतियों की झांकियां वहां पर देखने को मिलती हैं, तो वो वहां पर अपना छोटे भारत के सांस्कृतिक रूप में अपना प्रदर्शन कर रही है या अपने को प्रदर्शित कर रही है। ये तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। तो लेकिन प्रश्न में पूछा था कि क्या हमारे पूरे देश के अंदर इस प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्र देखे जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं। अब ये तो कहाँ है, जो शहर हो गए या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई या फिर जो त्योहार मेले वगैरह हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, वहीं पर देखे जाएंगे। लेकिन टीयर 2 टीयर 3 उनसे जो छोटे शहर हो गए, ग्रामीण भारत हो गया, वहां पर इस प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं देखे जाएंगे। वहां पर कोई स्पेसिफिक एक संस्कृति ही देखी जाएगी। तो हम बता सकते हैं कि विभिन्न स्तरों पर देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे भारत में इस प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्र देखे जाते हैं। तभी हमारे जो प्रश्न के दोनों डायमेंशन है वो क्लियर हो पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक राज्य की विविधता अलग अलग है, तो वहां पर अपनी विविधता वाले लोग ही रहते हैं और साथ ही में लोगों की क्या है, एक संस्कृति का एक साथ रहने की प्रवृत्ति है, जिसके कारण भी जो इस प्रकार की सांस्कृतिक विविधता कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। तो इस प्रकार से हम अपने जो मेन डिमांड है उसको कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि पूरे भारत में छोटे भारत के रूप में कहीं तो क्षेत्र स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, लेकिन कहीं पर क्या है, एक ही सांस्कृतिक विशेषता हमारे सामने आती है। तो इस प्रकार के कंक्लूजन से हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं? यह प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। रीति रिवाज और परंपरा में मेनली इन शब्दों के अंदर बहुत ही माइनर डिफरेंस है, इतना स्पष्ट रूप से इनमें डिफरेंस भी नजर नहीं आएगा। कि रीति रिवाज से तात्पर्य है कि समाज के अंदर जो मानवीय विशेषता है या फिर जो समाज जिसको एक्सेप्ट करता है, वो क्या हो गया, समाज का एक रीति रिवाज हो गया। और वही रीति रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर जारी रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, परंपरा कहलाएगा। तो जो ये रीति रिवाज और परंपरा है, इन्होंने क्या किया है, समाज के अंदर तर्क को दबाया है। और तर्क को दबाने से क्या हुआ है, प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। किस प्रकार से, जैसे कि समाज के अंदर पर्दा प्रथा की परंपरा है। अब पर्दा प्रथा की परंपरा है, उसके पीछे जो रीति रिवाजों ने क्या है, तर्क को दबा दिया है। उसके लिए तर्क नहीं लेके आए कि भाई क्यों समाज के अंदर पर्दा प्रथा की जरूरत है और पर्दा प्रथा उचित है या अनुचित है। इसके पीछे जो तर्क होने चाहिए थे, उसको जो हमारे रीति रिवाज और परंपरा थे उन्होंने दबा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, समाज में प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ। किस प्रकार से, महिलाओं को पर्दे के पीछे रहने की परंपरा शुरू हो गई, तो ये क्या हुआ, महिलाओं के विकास के सामने बाधा बनकर आ गया, उनकी प्रगति में विरोध उत्पन्न किया। तो क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं है, उसे हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है कि वाकई में रीति रिवाज और परंपराओं के द्वारा तर्क दबाने से समाज में प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, या फिर जो रीति रिवाज और परंपरा है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, उन्होंने समाज के अंदर सकारात्मकता लाने या फिर प्रगति को लाने में भी अपना योगदान दिया है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो अब आप प्रश्न को तो अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे। हम इंट्रो में जो रीति रिवाज और परंपरा है उसको परिभाषित कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने
डिस्कस किया था कि रीति रिवाज से तात्पर्य है व्यवहार करने का एक तरीका या एक विश्वास जो लंबे समय से स्थापित है, और परंपरा से तात्पर्य है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जारी रीति रिवाज। अब मेन बॉडी में सबसे पहले हम बताएंगे कि जो भारतीय समाज है वो कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें रीति रिवाज और परंपराओं का निर्माण पुरुष के नजरिए से हुआ है, और साथ ही में इसमें तर्क का सहारा नहीं लिया है बल्कि तर्क को इसमें दबा भी दिया गया है, जिसके कारण समाज में कई प्रकृति विरोधी परंपराएं शुरू हुई, जिसे प्रश्न में पूछा गया था कि रीति रिवाज और परंपराओं ने तर्क को दबाने से प्रकृति विरोध उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर वही समाज की जो कुरीतियां है उसी को डिस्कस करना है, जैसे कि जातिगत भेदभाव हो गया, बाल विवाह और जो दहेज प्रथा हो गई। अब ये क्या है, हमारी रीति रिवाज और परंपरा के नाम पर इनको जारी किया जाता है, लेकिन इनके पीछे किसी तर्क का सहारा नहीं लिया जाता है, तर्क को इसमें दबा दिया जाता है, जिसके कारण ये प्रकृति विरोध उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं वो समाज के अंदर संचालित हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 तलाक हो गया, शादीगत जो बाध्यताएं हो गई, अपनी जाति में शादी करना, और ये प्रकृति विरोधी कैसे है। जैसे जातिगत भेदभाव से क्या हुआ, जो निम्न जातियां थी वो अपना विकास नहीं कर पाई, और बाल विवाह और दहेज प्रथा से जो लड़कियां हैं उनको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, और 3 तलाक जैसी जो रीति रिवाज और परंपरा है उसने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका है। शादीगत बाध्यताओं ने विभिन्न जातियों और धर्मों को एक साथ आने से रोका है। तो ये क्या है, प्रकृति विरोधी है। और चरित्र परीक्षण जैसी रीति रिवाज हो गए, जैसे जो महाराष्ट्र के अंदर कंजरवाड़ समुदाय है उसके अंदर क्या होता है, शादी के दिन जो दुल्हन होती है उसका चरित्र परीक्षण किया जाता है, यानी कि वह वर्जिन है या नहीं है उसका टेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार की जो रीति रिवाज है और परंपरा है वो समाज में प्रकृति के समक्ष विरोधी रूप में खड़ी है। ये तो हमने बता दिया कि रीति रिवाज और परंपराओं ने किस प्रकार से समाज में प्रकृति विरोध उत्पन्न किया है, लेकिन हम बाद में दूसरे एस्पेक्ट में यह भी बताएंगे कि इन्होंने समाज के अंदर सकारात्मकता लाने में भी अपना योगदान दिया है। सिर्फ और सिर्फ ये प्रकृति विरोध के रूप में ही नहीं देखा जा सकता है, इसमें प्रगतिशीलता भी है। यदि हमने इस एस्पेक्ट को नहीं बताया तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसने एक एस्पेक्ट को लिखा है, यानी कि यह रीति रिवाज और परंपरा से पूर्ण रूप से असहमत है, यानी कि समाज के अंदर रीति रिवाज और परंपरा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, समाज के अंदर रीति रिवाज और परंपरा है, उसी से भारतीय संस्कृति की पहचान है, वही भारतीय संस्कृति की विशेषता है, उसी ने भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दी है। तो इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको हम यहाँ देखेंगे। जैसे जो रीति रिवाज और परंपरा है उसने सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा दिया है, जैसे जो त्योहार मनाने की परंपरा हो गई उसने भारतीय समाज में बहुलवादी और सहिष्णुता जैसे मूल्यों को प्रमोट किया है। पारिवारिक मूल्यों का जो संरक्षण है, जो हमारी परंपरा है, उससे संयुक्त परिवार जैसी जो धारणा है वो समाज के अंदर आज भी जारी है। पर्यावरण संरक्षण जैसे जो रीति रिवाज या फिर जो परंपराएं हैं, जैसे पीपल की पूजा करना जैसे परंपराएं हो गई, या फिर जो राजस्थान का विष्णु समाज हो गया उसके अंदर पर्यावरण के प्रति प्रेम देखा जाता है, तो जिससे पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया जाता है। और सामाजिक कल्याण की भावना होती है, जैसे गुरुद्वारों के अंदर लंगर लगाए जाते हैं, ये हमारी क्या है, परंपरा है, ये हमारे रीति रिवाज है, जिससे सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो पाता है। और समाज के अंदर दान देने की जो परंपरा है या फिर जो दान देने का रीति रिवाज है उससे समाज में गरीबों को सहायता मिल पाती है, जैसे मकर संक्रांति के अंदर दान देने की परंपरा देखी जाती है। तो ये जो रीति रिवाज और परंपरा है यहाँ पर समाज के अंदर प्रगतिशीलता लाने का कार्य कर रहे हैं। ये दोनों एस्पेक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने प्रश्न की जो मेन डिमांड थी उसको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि इस प्रकार रीति रिवाज और परंपराओं ने समाज में दोनों पक्षों पर प्रभाव डाला है। इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं और इसके नकारात्मक पक्ष भी है, लेकिन अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर, जो कि हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 51A जो मूल कर्तव्य है वह बात करता है, उसका समाज के अंदर विकास कर जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कम करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। और आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि मुख्य धारा में ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशेषता की जांच करें। यहाँ पर इस प्रश्न में आदिवासी ज्ञान प्रणाली है उसकी विशेषताएं बतानी है, तो इसको आप लिखकर मुझे मेरे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और आप यह पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप यूपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।